स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, और उसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्लोज सरफेस का 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। आज हम इस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इस सब को बोलते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो हमारे पास ये 4 एप्लीकेशन है। उसमें पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन लाइन। तो हमने ये कंसिडर कर ली कि इनफाइनाइट थिन यूनिफॉर्म चार्ज लाइन है, जिसके ऊपर क्यू पॉजिटिव चार्ज क्या यूनिफॉर्मली क्या है, इस पर स्टोर है या चार्ज है। और लैम्डा क्या ले ली मैंने इसकी, लेट एस कंसिडर कर ली एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन लाइन ऑन विच पॉजिटिव चार्ज distributed यूनिफॉर्मली। लैम्डा क्या ले ली मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लाइन। ठीक है, ये हो गई। पी क्या ले लिया, पॉइंट lie at r perpendicular distance from line where we find, जहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमने ये ले लिया। ओके, ई क्या ले ली हमने, ये ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ ड्रा करते हैं, ड्रा ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमने क्या बताया था, एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी, गॉसियन सरफेस विच इज cylindrical of length which is cylinder of length L, radius R such। हमने एक R रेडियस का L लेंथ का, R रेडियस और L लेंथ का क्या ड्रा कर दिया, एक सिलेंडर ड्रा कर दिया। ऐसे ड्रा कर दिया कि ये जो लाइन है, जो ये जो थिन लाइन है, इट एक्सिस ऑफ दिस cylinder such that charged line as axis of cylinder। ठीक है, ये हमने यहाँ तक इसमें ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटे कि हमने एक पॉइंट यहाँ पी पॉइंट पे हमने किसकी कर्व सरफेस के ऊपर हम क्या लेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ये जो हो गया पॉइंट पी तुम्हारे लाइन पे है, जिसके एलिमेंट एरिया डी एस। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। और ये इस कर्व्ड सरफेस पे जो सरफेस एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, आउटवर्ड। सरफेस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी वेक्टर फॉर्म में आउटवर्ड, और कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन आउटवर्ड। और ये जो हमारा एज फेस है सिलेंडर का, एक ये होगा एज फेस, दूसरा ये होगा। इस एज फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन यहाँ जो हम सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्मली क्या होती है, आउटवर्ड। हमने क्या बताया था कि सरफेस एरिया एलिमेंट की, एरिया जो वेक्टर लेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस सरफेस पे क्या होगी, नॉर्मली और आउटवर्ड। तो उसकी डायरेक्शन यही होगी। ऐसे ही इस एज फेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी,
और यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी ds। तो हमने क्या देखा यहाँ कि जो एज फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सरफेस एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है। तो जहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, जहाँ पर ई और डी एस परपेंडिकुलर होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इसका मतलब इस एज फेस की वजह से इस सिलेंडर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई रोल नहीं होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सिर्फ इसकी कर्व्ड सरफेस की वजह, सिलेंडर की कौन सी सरफेस के कारण होगा, कर्व सरफेस के कारण होगा, ना कि एज फेस के कारण। ठीक है, तो मैं आगे इसको समझ में आ गया होगा, आगे करते हैं। देखो ले लिया हमने सिलेंडर, तो ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड E and ds are in same direction, and on edge face of cylinder E and ds perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो देर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एज फेस ऑफ सिलेंडर के एज फेस के कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या होगा, लिंक्ड विद सिलेंडर ओनली ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। ठीक है बात, तो अब हम यहाँ लिखते हैं दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक होगा, लिंक विद सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर। फाई ई कितना होगा, वो हो जाएगा ई डॉट डी एस, और ये सिर्फ किसका होगा, कर्व सरफेस का। तो यहाँ पर ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो ई कितना आ जाएगा, यहाँ ई रहेगा, हमें ई तो निकालना ही है, ई डी एस कोस 0, क्योंकि एंगल 0 है दोनों के बीच में, तो हो जाएगा ई डी एस, और यहाँ पर ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस। डी एस क्या है, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का सरफेस एरिया, ये जो हमारा सिलेंडर है ये वाला, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr एल। तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, फाई ई इज इक्वल टू ई 2πr एल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हुई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। दूसरा हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम। गास थ्योरम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा, गास थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो क्या होगा, 1/ε0 इंटू में टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/ε0 इंटू
वेयर क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज इन सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना चार्ज होगा वो देखो। सिलेंडर की जो ये लाइन है हमारी, इस लाइन पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसकी एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा है। और सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल, तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, इस एल लेंथ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, इनक्लोज होगा। तो ये क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो फाई ई कितना आ जाएगा, क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल आ जाएगा, क्योंकि देखो लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो फाई ई कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/एप्सिलॉन0 इंटू लैम्डा एल, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, दोनों से देखो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इसकी फाई ई, ये लेफ्ट और ये भी इक्वल होगी, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ई कितना आ जाएगा हमारे यहाँ, ई 2πr_l, कंपेयर करेंगे हम इनको तो आ जाएगा लैम्डा एल, एल से एल कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में 2πr, हम इसको ई को इधर 2πr को इधर ले आए, ठीक है, लैम्डा अपॉन में 2πr। यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 2π कांस्टेंट है, तो आर की जो है डिस्टेंस लाइन से वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो ई जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये लाइन जो पॉइंट हम लाइन के जितना ज़्यादा नज़दीक लेंगे पी, उतना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, अगर दूर लेंगे यानी कि आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। तो ये हमारा एक आज का टॉपिक था, ये ख़त्म होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स। ये कोरोना एपिडेमिक के बारे में ही कुछ और बातें आपको अब समझ में आ रहा होगा कि या आपको कुछ कन्फ्यूजन भी होगा क्यों रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को सील किया जा रहा है, जबकि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि रेवाड़ी में तो कोई कोरोना है ही नहीं, तो हमें क्यों सील किया जा रहा है। तो ये बात हमें बहुत ज़रूरी है समझनी कि रेवाड़ी को सेफ रखना है। भगवान की दया से रेवाड़ी के अंदर कोई केस नहीं है। रेवाड़ी में प्रशासन ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से रेवाड़ी में अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं है। अब दूसरी एक चीज़ और जो हो गई है वो ये है कि रेवाड़ी के क्वारंटाइन होम्स में और जो लोग बाहर के थे, जो शेल्टर होम्स में थे, सरकार ने अच्छे स्टेप्स लेते हुए उनको भी उनके घरों तक पहुंचा दिया है, स्पेशल उनकी अरेंजमेंट करी है, उन तक पहुंचा दिया। तो आज की डेट में रेवाड़ी में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, कोई केस ही नहीं है, कोई इंसिडेंस केस नहीं है। इंसिडेंस केस मतलब पहला केस नहीं है। तो अब हमें रेवाड़ी को बचाए रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेवाड़ी चारों तरफ से अगर हम बॉर्डर्स देखेंगे तो एक तरफ मेवात, एक तरफ गुड़गांवा, फरीदाबाद और फिर राजस्थान, अलवर से लेके और उधर खेतड़ी, नारनौल तक हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। इधर झज्जर में कुछ केसेस आ गए हैं। तो रेवाड़ी चारों तरफ से ऐसी जगहों से घिरा हुआ है जहाँ पे कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अगर हम आज रेवाड़ी की सीमाओं को सील कर देते हैं, सील का मतलब रेवाड़ी में इन डिस्ट्रिक्ट से कोई भी अंदर नहीं आएगा रेवाड़ी में, तो आप समझिए रेवाड़ी में कोरोना का एंट्री ही नहीं होगा। तो रेवाड़ी के लोगों के लिए ये स्टेप प्रशासन का बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, हम लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमें प्रशासन को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारे अगर कोई भी सगे संबंधी बाहर हैं तो हम उनसे कहें कि भैया बाहर रहो 3 तारीख तक, या जब तक कि प्रशासन उचित समझता है। तो रेवाड़ी की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए आज की डेट में
कोरोना को हम समझते हुए हम ये मान सकते हैं कि रेवाड़ी इज ए हेवन, और लेट अस कीप इट एज ए हेवन। थैंक यू।